नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने सारी हदों को पार कर दिया है। देश को बचाने के लिए अगर ईरान से तेल खरीदना पड़े तो मोदी जी ने बोल दिया ईरान से ही तेल खरीद लो। यानी कि ईरान ने पूरे दुनिया का तेल बंद किया है, हम ईरान से ही तेल खरीद रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के बाद ट्रंप खुदकुशी करने वाले हैं, क्योंकि मोदी को अब रोकना इम्पॉसिबल है। ये कारनामा किया कैसे और ये हो कैसे सकता है, ये बात करते हैं इन डिटेल्स। दोस्तों, जब किसी और कंट्री से तेल खरीदना इम्पॉसिबल हो जाए क्योंकि ईरान उस तेल को निकलने नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि अगर आपकी शिप को बाहर निकलना है तो $2 मिलियन मुझे पर शिप भाड़ा देना पड़ेगा आपको, तो आपकी शिप को मैं निकलने दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर ईरान ये काम कर रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, अगर पैसे ही चाहिए तो भैया तेल हमें खरीद बेच दो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। तो डायरेक्टली ईरान से तेल क्यों ना खरीदा जाए। दे नीड मनी, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो देखते हैं कि मोदी जी ने किया कैसे। दोस्तों, पहली बात यह है कि हर मेजर पावर वो ब्लीड कर रही है इस क्राइसिस में। कई लोगों ने मुझे पूछा कि चाइना का क्या हाल है। चाइना के अंदर रिफाइनरीज के पास तेल नहीं है। यहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे कई बार लाइनें लगी होती हैं तेल को भरवाने के लिए। रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। यहाँ पर यूरोप के अंदर उनके पास एलएनजी की प्राइसेस ऑलरेडी 50% इंक्रीज हो गई हैं और एलएनजी उनके पास नहीं है। जापान के अंदर राशनिंग शुरू हो गई है कि आप कितना आपको मिल सकता है। और भारत के अंदर भारत क्या कर रहा है? भारत ने क्रैक ओपन कर दिया एक ऐसे डोर को जो 7 साल से बंद था। ईरानियन ऑयल दोबारा से टेबल के ऊपर आ चुका है और इस बार भारत पे करेगा इंडियन रुपी में। दोस्तों, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो हाइड कर रहा है प्लेन साइट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं कि जो सब कुछ सभी लोग मिस कर रहे हैं। वर्ल्ड पैनिक कर रहा है क्योंकि जो क्रूड का प्राइस है वो ऑलमोस्ट $100 के आसपास है। इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो है, ऑलमोस्ट 94 के पास पहुंच चुका है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1,07,000 करोड़ से ज़्यादा वो भारत से निकाल के वो लेके जा चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारी प्रॉब्लम है, हम दोबारा से माइनस में जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये तो है हेडलाइन, लेकिन इसके बिहाइंड क्या है? इंडिया की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी कंफर्म किया कि वो टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी वो निकाल रहे हैं कि किस तरह से रिज्यूम किया जाए ईरानियन क्रूड इंपोर्ट्स को। ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब है वी आर गोइंग टू डू दिस, वी आर डूइंग दिस। बस हमें ये फिगर आउट करना है कि पेमेंट सिस्टम को कैसे हमने ठीक करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे सिनेरियो में है वो है पेमेंट सिस्टम का। अब जो नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने बोल दिया, कुछ ने बोला हमें तो पेमेंट डॉलर में ही चाहिए, लेकिन कुछ उसमें से 2 या 3 कंपनीज ऐसी हैं वो विलिंग है टू एक्सेप्ट इंडियन रुपीस। प्लीज लिसन टू दैट अगेन। ईरान इज विलिंग टू एक्सेप्ट इंडियन रुपीज एंड सेल अस ऑयल। क्रूड आएगा हमारे पास ईरान से और दुनिया में सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई सप्लायर है क्रूड का वो ईरान है हमारे लिए। अब इंडियन रिफाइनर्स हमारे पास 1 मंथ है पूरी परचेजेस को लेने के लिए ईरान से, उनका एलएनजी, उनका ऑयल। और ज्योग्राफिकली मैंने पहले बता दिया, दे आर द क्लोजेस्ट मेजर सोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया। हमारे जो वेस्टर्न रिफाइनरीज हैं वो कुछ घंटों में वहाँ पे माल पहुँच सकता है। अब ये विंडो है जो हमारे पास है और ये विंडो मैं क्यों बोल रहा हूँ 1 महीने की वो भी समझाऊंगा। एंड भारत नोस कि विंडो को बंद होने से पहले इसको यूज़ कर लिया जाए। नाउ हियर इज द बैक स्टोरी दैट मेक्स इट इवन बिगर। इंडिया ने पहले भी ये काम किया हुआ है ईरान के साथ। 2012 से लेकर 2019 तक ईरान को जब स्विफ्ट में से बाहर निकाल दिया गया, वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो गया। इंडिया फिर भी क्वाइटली हम ईरान के ऑयल को बाई करते रहे, पेमेंट करते थे रुपीस के अंदर, जो डिपॉजिट था इंडियन बैंक अकाउंट्स के अंदर। ईरान यूज़ करता था उस रुपीस को इंडियन गुड्स को बाई करने के लिए। ईरान की ज़रूरत क्या है? उनको चाहिए थी मेडिसिन, उनको चाहिए था राइस, उनको चाहिए था वीट, उनको चाहिए शुगर। वो हमारे से खरीदते थे, हम उसके बदले में हम ऑयल खरीदते थे उनसे। ये एक क्लोज लूप, एक बायलैटरल ट्रेड सिस्टम था एंड इट वाज वर्किंग। फिर आया डोनाल्ड ट्रंप, उसने आके सब कुछ बंद करवा दिया कि भाई ये तो डी डॉलराइजेशन हो रहा है,
ये तो डॉलर के बिना ये तेल खरीदते जा रहे हैं, हमारे ऊपर सैंक्शंस की तलवार लग गई, हमने वो बंद कर दिया। लेकिन हम जो भारत है वो बाई करता रहा ऑयल को ईरान से अंडर यूएस सैंक्शंस वेवर। हमें वेवर मिला हुआ था कि भाई अगर आप जो पैसा है, अमेरिका की प्रॉब्लम एक ही थी कि ईरान पैसे को कहाँ यूज़ कर रहा है। हमने बोला यार डिपॉजिट जो है पैसा वो तो इंडियन बैंक्स के अंदर पड़ा है, उस पैसे को तेहरान यूज़ कहाँ करता है, खाना खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए। तो आपका जो डर है कि कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना लें, कहीं ये मिसाइल्स ना बना लें, वो नहीं हो सकता। तो जो ब्लूप्रिंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो हम पहले भी ईरान के साथ कर चुके हैं और अमेरिका नोज दिस। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारी जो है अभी भी इंटैक्ट है कि किस तरह से इस मैकेनिज्म को चलाना है। अब वेवर के ऊपर आते हैं। वॉशिंगटन ने 30 दिन का वेवर दिया हमें कि आप रशिया का तेल खरीद सकते हैं। भाई पहली बात यह है, अमेरिका होता कौन है हमें बोलने वाला कि आपके पास 30 दिन का वेवर है। चलिए हम मान लेते हैं कि दुनिया का दादा है, उसने बोल दिया 30 दिन का आपको हमने वेवर दिया। उसी वेवर को हम ईरान के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। जो डोर है उसको हमने क्रैक करके ओपन कर दिया। अब आप बोलेंगे कि यार रशिया वाला वेवर हम ईरान के ऊपर यूज़ कैसे कर सकते हैं? उसका रीज़न है ट्रम्प का डेस्परेशन। ट्रम्प चाहते हैं कि जो ऑयल की प्राइसेस है उसको कम किया जाए। नाउ वी गिव हिम द वे कि अगर रशिया का तेल को अगर हम खरीदते हैं और ऑयल के प्राइसेस कम हो सकते हैं, क्यों ना ईरान का तेल खरीद लिया जाए, उससे तेल जो प्राइसेस है और भी ज़्यादा कम हो जाएगी ना। जो इंडिया है, इंडिया के साथ इक्वेशन डिफरेंट है। रीज़न बीइंग यूएसए भी तेल खरीद सकता है ईरान से, लेकिन नहीं खरीदेगा, नाक कटती है उसकी। और दूसरा, ईरान यूएसए को तेल बेचेगा भी नहीं। लेकिन इंडिया के साथ जो ईरान की इक्वेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको मालूम है हमारे रिलेशंस ईरान के साथ कैसे हैं। अब ईरान ही क्यों? क्योंकि ईरान के पास करंटली 170 मिलियन बैरल्स, और भाई 1 मिलियन बैरल अगर मार्केट में एक्स्ट्रा आ जाए तो प्राइसेस नीचे क्रैश कर जाती हैं। यहाँ पर 170 मिलियन बैरल हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर इतना माल पड़ा हुआ है, निकलने के लिए तैयार है। कई तो कार्गोज हैं जो ट्रांजिट के अंदर हैं, जो कि घोस्ट जो शिप्स होती हैं उसके अंदर है। वॉल्यूम्स ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। पंगा कौन लेगा अमेरिका के साथ? इसलिए जो इंडियन रिफाइनरीज हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे पास तो ऑलरेडी एबिलिटी है ईरान के तेल को प्रोसेस करने की, हमने सिर्फ उसको दोबारा से अपने सिस्टम में री इंटीग्रेट करना है इन बैरल्स को जो फ्लोट कर रहे हैं पानी में। और हमें कोई ज़्यादा ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से प्रोसेसिंग करने का एक्सपीरियंस है और हमारे पास जो ट्रेडिंग सेटअप था कि भाई हमने इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करनी है और ऑयल खरीदना है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ये जो मैंने लास्ट वर्ड बोला ये बड़ा क्रिटिकल है कि इंडियन रिफाइनरीज, स्पेशली जो MRPL है मैंगलोर में, वो डिज़ाइन किया गया था टू प्रोसेस ईरानियन क्रूड ऑयल। और एट द पीक जब हम ईरान का क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, ऑलमोस्ट 12-13% भारत की टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का ईरान से आ रहा था। हमारे पास रिफाइनरीज ऑलरेडी हैं जो ईरान का क्रूड ऑयल प्रोसेस कर सकती हैं। अब रिफाइनरीज की जो कैपेबिलिटी है ऑलरेडी है, नॉलेज ऑलरेडी है, कैसे मैकेनिज्म को चलाना है वो प्लेबुक ऑलरेडी हमारे पास है, हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। ओनली मिसिंग पीस वॉज द पेमेंट रूट, जो आज के सिनेरियो में हमने करना है, एंड इंडिया ने उसको भी सॉल्व कर लिया। कैसे? ईरान का जो ऑयल है आज की डेट में वो प्रीमियम पे मिल रहा है, 6 से लेकर $8। वो जो ब्रेंट का जो आइस ब्रेंट का जो रेट होता है इंटरनेशनल, उससे $8 ज़्यादा वो पर बैरल वो मांग रहे हैं। और साथ में उन्होंने बोल दिया ईरान ने, जो पेमेंट है वो मुझे 7 दिन के बीच बीच में मुझे मिलनी चाहिए जब कार्गो आपके कंट्री में पहुंच जाए। अब आप बोलेंगे यार प्रीमियम पे मिल रहा है, हमें प्रीमियम पे लेने का फ़ायदा क्या है? पहली बात, अब उसको कंपेयर कीजिए अल्टरनेट से। हम सऊदी अरेबिया से, बाकी UAE से हम तेल खरीदते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहा। रशिया से खरीदते हैं, वो बहुत लंबे रूट से खींच कर आता है तो उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और रशिया का तेल भी कोई डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा, वहाँ पर भी हम $20-25 फालतू दे रहे हैं टू बाय रशियन ऑयल। जो स्पॉट कार्गो है जो अटलांटिक बेसिन से आता है उसका रेट भी $102 है। फिर वो आधी दुनिया से चल के आता है, बीच में बहुत स्टॉप पॉइंट्स हैं, ऊपर से पेमेंट करनी पड़ती है हमें पूरी डॉलर के अंदर।
जिसके कारण हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एवरी सिंगल डे हमें ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स हमें खरीदने पड़ते हैं, जबकि ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो क्लोजेस्ट है हमारे और चीपेस्ट है लॉजिस्टिक्स के अंदर भी। ऊपर से सोने पे सुहागा पेमेंट करनी है रुपीस के अंदर, यानी कि हर बैरल जो भारत बाई करेगा ईरान से रुपीस के अंदर, इसका मतलब है $1 इज लीविंग द कंट्री। नाउ थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि वेयर इट रियली मैटर्स। सबसे ज़्यादा मैटर करेगा रुपी के ऊपर। भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑलरेडी डेफिसिट के अंदर है। 2 स्ट्रेट फाइनेंशियल ईयर से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में जा रहा है और ये पहली बार इंडियन इकोनॉमी में हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलरेडी जो हमारा ये Q3 है 2026 का, वहाँ पर $24 बिलियन का डेफिसिट ऑलरेडी आ चुका है। रुपी 93.94 पे वो पहुँच गया और गोल्डमैन सैक्स तो बोल रहा है 95 पे जाएगा। एम्बिट जो है वो बोल रहा है 97 जाएगा इंडियन रुपी। ये है वर्स्ट सिनेरियो फॉर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जो कोर है, जो कोर वूंड है वो बड़ा सिंपल है कि हम बाई कर रहे हैं एक्सपेंसिव ऑयल फ्रॉम द वर्ल्ड इन डॉलर्स और वो डॉलर्स जा रहे हैं कंट्री से बाहर फास्टर देन दे आर कमिंग इन। हमारे एक्सपोर्ट्स इतने नहीं हैं जितना हमारा इंपोर्ट का बिल वो बढ़ चुका है। अब इमेजिन कीजिए एक पार्शियल रिवर्सल। अगर भारत 5 लाख बैरल पर डे ईरान से खरीदता है विदाउट डॉलर बट इन रुपी, तो होगा क्या कि जो $100 का एक बैरल है आज की डेट में, इसका मतलब है कि अगर हमने 5 लाख बैरल खरीदे तो हमारा $50 मिलियन पर डे डॉलर आउटफ्लो कम हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा मैथ्स है। $1.5 बिलियन महीने का हमारा बचना शुरू होगा और साल का वही 30-35 बिलियन डॉलर जो भी बनता है, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया। अब ये सारा पैसा भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में अंदर वो बचता है। एक तो पैसे बच गए, दूसरा हमने पेमेंट जब रुपी में किया तो सामने वाला करेगा क्या उस रुपीस का, वो हमारे से सामान खरीदेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। अब आरबीआई ने ऑलरेडी रुपी की स्लाइड को रोकने के लिए $15 बिलियन खर्च कर चुका है पिछले 2-3 हफ्तों में, लेकिन ये हम कॉन्टिन्यूसली नहीं कर सकते। ये तो अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करता, $15 बिलियन स्पेंड नहीं करता, रुपी ऑलरेडी 95-96 पहुंच चुका होता। इतना कुछ रोकने के बाद भी 94 को हम टच कर चुके हैं। ईरानियन ऑयल रुपी में पेमेंट होगा और जो ये प्रेशर वॉल्व है, हम रुपी में पेमेंट कर तो रहे हैं लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता क्योंकि वो रुपी भी हम 94 के हिसाब से ही दे रहे हैं। बट जो हमारी ब्लीडिंग है, जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, वो ब्लीडिंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, दैट्स ऑल। ये एक फिक्स परमानेंट फिक्स नहीं है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। एंड हाउ इट इज़ गेटिंग बेटर, जो रुपी का पेमेंट है, जो मैकेनिज्म हम शुरू कर रहे हैं ईरान के साथ, रशिया के साथ हमने ऑलरेडी कर लिया। एक तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, दूसरा जो कैपिटल अकाउंट है उसको भी फायदा होगा। कैसे? जब इंडिया बाई करेगा रुपीस के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रुपी की डिमांड को ग्लोबली। ईरान के पास रुपीज़ हैं, रुपी वो स्पेंड करेगा इंडियन गुड्स को बाई करने के लिए, यानी कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर की कमोडिटी प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे अब उनको एक्सपोर्ट की मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईरान नेचुरल एक एक्सपोर्ट का पार्टनर उनका बन जाएगा। दूसरा, ये डी डॉलराइजेशन इन एक्शन भी है, थ्योरेटिकल नहीं रहा अब डी डॉलराइजेशन, ये लाइव वर्किंग बैरल बाय बैरल हमने डी डॉलराइजेशन का काम भी शुरू कर लिया। इसके ऊपर साथ हमारी जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और दूसरा, ये जो बायलैटरल करेंसी अरेंजमेंट्स हैं, इसके कारण हमारा जो सप्लाई चेन का रिजिलियंस है वो बढ़ जाएगा। डाइवर्सिफाइड पेमेंट मैकेनिज्म हमारा खड़ा होता है और स्विफ्ट से बाहर निकलकर हम अपना यूपीआई से हम काम कर सकते हैं। ये परमानेंट फीचर बनने वाला है आगे जाकर ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का, और हम ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, इंडिया हैज़ लिव्ड दिस एडवांटेज बिफोर। चाइना के पास तब भी ये एडवांटेज नहीं था, यूरोप इसको कॉपी कर नहीं सकता और अमेरिका वो ईजिली जो है ईरान के तेल में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ईरान से तेल वॉशिंगटन खरीद नहीं सकता। और हम जो है डेस्परेट भी हैं कि भाई हमें तेल चाहिए, और अमेरिका भी डेस्परेट है कि कुछ भी करो
ऑयल के प्राइसेस को नीचे लेकर आओ। उसी डेस्परेशन को हम यूज कर रहे हैं। जो वेवर हमें रशिया का मिला था 30 दिन का, उसी वेवर के बीच में हमने ईरान की भी कुंडी हमने डाल दी। थोड़ा जूम आउट कीजिए कि हो क्या रहा है, पूरी पिक्चर आप देखिए। भारत क्या कर रहा है, हम वर्स्ट एनर्जी के क्राइसिस में से निकल रहे हैं। 1970 के बाद ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई है पहली बार हमारे कंट्री में। तो हम 4-5 स्टेप्स हैं जो हम कर रहे हैं। हमने पहला तो क्या किया, रशिया का जो क्रूड ऑयल था उसको हमने सिक्योर किया दोबारा से। हमने गलती करी, हमने जनवरी में जाकर हमने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना कम कर दिया। जो क्रूड ऑयल हम 45% अपनी रिक्वायरमेंट रशिया से पूरी कर रहे थे, हम 20% पे रह गए। वो गलती की प्राइस को ठीक करने के लिए मोदी जी पर्सनली पुतिन को मिलने जा रहे हैं रशिया में। ये हो गया। साथ में हमने मार्को रूबियो को भी इन्फॉर्म कर दिया जयशंकर के थ्रू कि नाउ दिस 1 मंथ वेवर हमें नहीं चाहिए, वी आर गोइंग टू बाय टिल आवर एनर्जी सिक्योरिटी इज कंप्लीट। और कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, हमने मार्को रूबियो को बता दिया। अब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स वो लॉक कर लिए हमने, जो कि मॉस्को से करे हैं, बिना परवाह करे कि यूएसए के सैंक्शंस वो हमें क्या करेंगे। दूसरा, हमने रीओपन कर दिया ईरान के साथ क्रूड का कॉरिडोर, वो भी रुपीस में। वो इन प्रोग्रेस है और ये विंडो हमारे पास 30 दिन की है। अगले 1-2 दिन में आपके पास न्यूज़ आ जाएगा। अभी पूरी इंडियन मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे 1-2 दिन में आपके पास न्यूज़ आएगी कि हम ईरान का तेल हमने खरीदना शुरू कर दिया है। मैकेनिज्म इन प्लेस है। स्टेप नंबर 3 वो है कि हमने अमेरिका के साथ ऑलरेडी एक ट्रेड डील साइन कर लिया है। हमारे ऊपर 18% का टैक्स लगाया था, बाद में कम हो गया, वो बात की बात है, लेकिन हमने वो काम कर लिया है। यानी कि जो थ्रेट था अमेरिका की तरफ से, बहुत बड़ी मार्केट है हमारे एक्सपोर्ट की, वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमने वो भी काम कर लिया। चौथा पॉइंट है, हमने जो यूरोप के साथ एफटीए साइन किया है वो पैरेलल टू अमेरिका है कि अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकलती है तो यूरोप की मार्केट हमें पकड़ने के लिए तैयार है, विच इज़ अ बिगर मार्केट देन यूरोप। ये सिंगल बिगेस्ट एक्सपोर्ट की मार्केट हमारे लिए बनने वाली है एंड दिस इज बीइंग अनलॉक्ड वंस इन अ लाइफ टाइम। वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। स्टेप नंबर 5, रुपये को हमने स्लाइड होने से रोका। इतना स्लाइड नहीं करने दिया कि हाहाकार मच जाए, और इतना भी स्लाइड करने दिया ताकि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपैरेटिव बन जाए पूरी दुनिया के। अब हो क्या रहा है, हमने कोलैप्स भी होने नहीं दिया रुपये को, स्लाइड भी होने दिया और एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज भी दे दिया। यानी कि जो आरबीआई है वो बहुत ही पतली गली में से, बहुत ही ऑन एज ऑफ अ क्लिफ वो वहाँ पे खड़े हैं। वो डॉलर को सेल भी कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड्स को भी यूज़ कर रहे हैं, वो प्राइस को जो है कंट्रोल भी कर रहे हैं और स्लाइड को जो है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग में काम चल रहा है। नाउ ऑल दिस इज बीइंग प्लेड आउट। जो वर्ल्ड की, अब हमेशा बोलता हूँ फॉलो द मनी, जो वर्ल्ड के बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ब्लैक स्टोन। उसने भारत में बोल दिया कि वो इन्वेस्ट करने वाला है। यानी कि वो भी देखते हैं कि भारत की जो पॉलिसीज़ हैं वो भारत को अब आगे लेके जाएंगी, इसलिए वो क्राइसिस के टाइम पर भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। रुपये 94 के ऊपर है, आपको दिखता है डिज़ास्टर, और जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं उनको दिखता है कि भारत अब आगे जाके राइज करने वाला है। आज उन्होंने 94 पे भारत में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये कुछ महीने में ये प्राइस कम होकर वही 80s में आ जाएगी, तो देन दे विल मेक मनी डायरेक्टली फ्रॉम दैट ऑल्सो। थोड़ा क्लोजर देखते हैं। अगर आज 94 के ऊपर रुपये है, उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। हमारे जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारे ये डॉलर्स में कमाते हैं। ये जब डॉलर में कमाएंगे, एवरी रुपी जो है, जब करेंसी नीचे गिरती है उतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ता है। ये एक नेचुरल जो सेक्टर है, ये नेचुरल हमारा क्राइसिस का हेज भी है, क्योंकि ये डॉलर कमाते हैं। फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट्स यूएसए को और यूरोप को वो चीपर हो जाएंगे। यानी कि जो हमारी इंडियन जेनरिक्स हैं वो और ज़्यादा कंपैरेटिव हो जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे यार ये ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, तो लेकिन जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो भी तो एक्सपेंसिव हो रहे हैं। यस, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट्स आज की डेट में वो है क्या, वो है ऑयल। और हम मैक्सिमम ऑयल कहाँ से खरीद रहे हैं? रशिया से। वी आर बाइंग फ्रॉम रशिया, वी आर बाइंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यूएई इन इंडियन रुपी, वी आर बाइंग नाउ गोइंग टू बाय फ्रॉम ईरान इन इंडियन रुपी। तो दैट मीन्स हमने अगर 60% 70% हमने कवर कर लिया ऑयल की परचेज को इन इंडियन रुपी, तो वी आर कवर्ड।
सेकंड, हमारी जो बिगेस्ट बाइंग है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, हैवी मशीनरी की, फार्मा का जो आईपी होता है वो हम खरीदते हैं। ये सब हम कहाँ से खरीदते हैं? चाइना से। और चाइना में हम डॉलर में काम नहीं करते, अब हम युआन में काम करते हैं। सो वी आर कवर्ड इन मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट्स। सो इसलिए हमें मैटर नहीं करता जो बाकी का 40-50% है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में, उसको कवर करता है हमारा जो ये आईटी इंडस्ट्री है, फार्मा है, उसके एक्सपोर्ट्स वो कवर कर लेते हैं। इसलिए हमें मैटर नहीं करता अगर आज रुपी स्लाइड भी कर रहा है, हमने ऑलरेडी इसे कवर किया हुआ है। और दूसरा, ईरान का ऑयल जब रुपी ट्रेड में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पार्शली भी अगर हो गया, 5 लाख बैरल हमने खरीदने शुरू कर दिए हर रोज के, तो हमने क्वाइटली एक बायलैटरल फाइनेंशियल कॉरिडोर क्रिएट कर दिया जो कि बाईपास करेगा स्विफ्ट को। ऑलरेडी इन प्लेस था पहले, हमने ही बंद किया, दोबारा शुरू कर रहे हैं। और ये बाईपास करेगा डॉलर को, जिसके कारण हमारे जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं दे विल बी इंटैक्ट। इंडिया इज नॉट अ कंट्री हु इज ड्राउनिंग दोस्तों। राहुल गंदगी रोज बोलता है इंडिया डूब रहा है, उसके मुंह में खाक। और जो हमारी इंडियन लिब्रांडो मीडिया है वो भी रोज भौंकती रहती है, ओ इंडिया नीचे जा रहा है। दोस्तों, ये वो कंट्री है भारत अब जिसे पता लग गया कि डीप वाटर्स के अंदर स्विम कैसे करना है। ईरान इज बैक, रुपी डॉलर इज बैक, एंड जो बड़े बड़े ब्लैकस्टोन जैसी कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो बैटिंग लॉन्ग टर्म ऑन इंडिया। क्राइसिस रियल है, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्राइसिस नहीं है, प्रेशर भी रियल है, रुपी भी ब्लीड कर रहा है। लेकिन भारत का रिस्पॉन्स क्या है? भारत का रिस्पॉन्स है कैलकुलेटेड, मल्टी लेयर्ड, एंड वी आर प्लेइंग आउट एग्जैक्टली द वे न्यू दिल्ली वांट्स। प्लीज फॉलो द मनी, बिकॉज जब आप फॉलो द मनी करते हैं आपको ट्रुथ दिखना शुरू होता है। लेकिन अगर आप हेडलाइंस को फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ बस डूबने वाली है, इस कंट्री को छोड़कर हमें भागना पड़ेगा। प्लीज फॉलो द मनी एंड एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।